हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी के अंतर्गत एग्रोनॉमी की डिफिनीशन, स्कोप, सीड सोइंग मेथड्स वगैरह सभी आप इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एग्रोनॉमी क्या होती है। सबसे पहले एग्रोनॉमी की बात करेंगे तो एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए टू ग्रीक वर्ड। फर्स्ट इज एग्रोस मीनिंग फील्ड एंड सेकंड इज नोमोस मीनिंग मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी जो शब्द है वो आपका ग्रीक वर्ड से, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है एग्रोस, जिसका अर्थ होता है फील्ड अर्थात खेत, और दूसरा जो शब्द है वो है नोमोस। नोमोस जो है उसको उसका अर्थ होता है मैनेजमेंट, प्रबंधन। तो फील्ड का प्रबंधन हम करेंगे, उसी को एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। देखिए डेफिनेशन देखेंगे, एग्रोनॉमी इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और खेत प्रबंधन के सिद्धांतों एवं प्रथाओं से संबंधित है। तो ये दो डेफिनेशंस आपकी हैं, इंग्लिश और एक हिंदी में। ठीक है, तो जो सस्य विज्ञान होता है वह फसल उत्पादन और खेत प्रबंधन के सिद्धांतों एवं प्रथाओं से संबंधित है, कि मतलब उसमें हम खेती कैसे करेंगे। कहने का मतलब है कि साइंटिफिक ढंग से हम खेती कैसे करेंगे, तो वो हमारी जो एग्रोनॉमी होती है वो बताती है, जिससे हम अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। फादर ऑफ एग्रोनॉमी की अगर बात की जाए तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी जो हैं आपके पेट्रो डी क्रिसेंजी हैं। इन्हें सस्य विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे बात करेंगे कि स्कोप क्या है एग्रोनॉमी के, तो सबसे पहले देखिए लिखा है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रोनॉमी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आपका रोजगार का जो स्रोत है। तो ये कैसे होता है कि मान लीजिए अगर हम खेती कर रहे हैं तो बहुत से हमें लेबर्स वगैरह की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अगर हमारा उत्पादन अच्छा खासा होगा तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने अनाज को, जिससे हमारी नेशनल की इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है, ये होता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा जिसे हम स्टोर कर सकते हैं, और अगर कोई भी वैसी भुखमरी की कंडीशन आती है या कुछ, तो उसमें हम उस स्टोर्ड फूड वगैरह को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनहेंस क्रॉप यील्ड। तो वही बात है कि जो क्रॉप होती है उसकी अगर जो यील्ड होती है वो अगर बेहतर प्रबंधन किया जाएगा, आप खेती में अगर बेहतर प्रबंधन करेंगे तो जो यील्ड होगी अर्थात उत्पादन जो होगा वो आपका इंक्रीज होगा। इनहेंसिंग का मतलब होता है बढ़ना, तो आपका उत्पादन बढ़ेगा अगर आप अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं तो। मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो आप अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिव क्रॉपिंग, मतलब कि सघन खेती जो है आप वो कर सकते हैं। सघन खेती कैसे, कि अगर आपको पता है कि कौन सी फसल किस समय में लगेगी किस समय में कटेगी, तो आप सारी क्रियाओं को बढ़िया ढंग से करके आप अपनी फसल को जल्दी भी तैयार कर सकते हैं, जिससे आपकी एक 3 फसलों के बजाय आप 4 फसलें भी एक वर्ष में ले सकते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फीड एंड फूड फोडर। पशुओं के लिए चारा वगैरह की भी उपलब्धता एग्रोनॉमी की वजह से हो जाती है, जिससे हमारे जानवरों के लिए भोजन वगैरह मिल जाता है। ठीक है, अगला है रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो भी हमें एग्रोनॉमी के माध्यम से प्राप्त होता है। बहुत से ऐसी फैक्ट्री हैं जो हमारी खेतों पर निर्भर होती हैं, जिनके लिए रॉ मटेरियल जो होगा वो हमें खेतों से प्राप्त होगा। तो एग्रोनॉमी का अगर हम बेहतर प्रबंधन करके अच्छे से अच्छा उत्पादन कर रहे हैं तो हमारा इंडस्ट्री के लिए जो है रॉ मटेरियल बहुत ही मात्रा में प्रोवाइड होता रहेगा, जिससे किसानों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन फार्मर्स इनकम। तो अगर फार्मर के पास उत्पादन अधिक होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी इनकम
बढ़ेगी। और नेक्स्ट है सोशल स्टेटस। अगर इनकम किसान की बढ़ रही है तो उसका जो स्टेटस है, सोशल मतलब समाज में जो भी स्टेटस है उसका जो भी स्तर है तो वो बढ़ेगा, क्योंकि आजकल लोग इनकम पैसों के आधार पर ही लोगों को इज्जत देते हैं। तो उस हिसाब से फार्मर्स का जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टीज़। तो इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है कि अगर हम अच्छे से अच्छा प्रबंधन वगैरह करेंगे, एग्रोनॉमी में सब कुछ वैसे देखते हुए चलेंगे तो जो है वायु प्रदूषण या मृदा प्रदूषण को भी हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव वेस्ट लैंड। यहाँ लैंड लिख गया है, लैंड है, ठीक है। तो जो हमारी वेस्ट लैंड है, जो भी पड़ती ज़मीन पड़ी हुई है या ऊसर भूमि है, तो उनका हम बड़ी मतलब उनको सुधार करके अच्छे से अच्छा प्रबंधन करके हम उन पर फसल को उगा सकते हैं। ये आपके हो गए स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका, अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है बीज कि बीज क्या होता है, सीड। बीज एक परिपक्व निषेचित बीजांड है जिसमें एक भ्रूण छोटा पौधा मतलब एक भ्रूण पोषक तत्वों का भंडार और एक सुरक्षात्मक बाहरी आवरण होता है और इसमें एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। देखो सीड आपका क्या होता है, सीड कुछ नहीं, सीड जो होता है एक परिपक्व बीजांड होता है जिसमें पौधे में जो भ्रूण होता है, भ्रूण से ही हमारा अगला पौधा जर्मिनेट होता है, तो जिसे हम छोटा पौधा भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी में पोषक तत्व होते हैं और उस पर एक ऊपर से जो कवरिंग होती है उसे हम क्या कहेंगे, सुरक्षात्मक बाहरी आवरण कह देंगे, ठीक है। वो होता है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं सीड में क्या क्या होता है। अगर सीड के टाइप्स की बात की जाए तो जो भी प्रकार हैं इसके, तो बीजों के अगर प्रकार देखे जाए तो बीज की शुद्धता या पीढ़ी के आधार पर हम देखें तो इन्हें कई भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 न्यूक्लियस सीड, जिसे हम नाभिकीय बीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार के बीजों को सीधे प्रजनक द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस बीज की आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। न्यूक्लियस सीड जो होता है ये प्रजनक द्वारा तैयार किया जाता है और इसकी जो प्योरिटी होती है, ये जेनेटिक प्योरिटी जो होती है वो 100% होती है। इसमें किसी भी प्रकार का टैग नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के जो सीड होते हैं उनमें कोई भी टैग नहीं लगा होता है। ये सीड जो होते हैं इनको ये मतलब बोने वगैरह के लिए नहीं उपयोग किए जाते हैं, इनसे अगली पीढ़ी के बीज तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो आगे बात करेंगे, ये हो गया आपका न्यूक्लियस सीड। नेक्स्ट है आपका ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड जिसे हम प्रजनक बीज कहते हैं, यह न्यूक्लियस सीड से उत्पादित होता है जिसे आमतौर पर पीले रंग से टैग दिया जाता है। ब्रीडर सीड जो होता है वो न्यूक्लियस सीड की ही प्रोजनी होती है, मतलब कि उसकी संतान होती है, क्योंकि न्यूक्लियस सीड से हमारा जो ब्रीडर सीड है वो तैयार किया जाता है। इस बीज का उत्पादन सरकारी संस्थान एवं विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। ब्रीडर सीड का जो उत्पादन है वह सरकारी संस्थानों या फिर विश्वविद्यालयों के द्वारा किया जाता है। इसमें जो टैग का कलर होता है वो गोल्डन येलो होता है, ठीक है। ये याद करने वाली बातें हैं कि कौन सा कलर बहुत ही पूछा जाता है कि किस सीड का टैग का कलर कैसा होता है, तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसके टैग का आकार 12x6 सेंटीमीटर होता है। ये भी याद करने वाला पॉइंट है आपका कि टैग का आकार, टैग का साइज क्या होता है, तो 12x6 सेंटीमीटर का होता है। इस बीज की जो आनुवंशिक शुद्धता होती है वो भी 100% होती है। यह भी प्रजनक द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाउंडेशन सीड, आधार बीज जिसे हम बोलते हैं। तो यह प्रजनक बीज से उत्पादित किया जाता है। कहने का मतलब है कि फाउंडेशन सीड जो होता है, आधार बीज जो होता है वो ब्रीडर सीड की प्रोजनी होती है, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। जैसे पूछ लेगा कि फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजनी है या ब्रीडर सीड किसकी प्रोजनी है, तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि किससे कौन सा सीड तैयार होता है। तो फाउंडेशन सीड जो है वो हमारा प्रजनक बीज अर्थात ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है।
आधार बीज उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व नेशनल सीड कॉरपोरेशन का है। आपका जो आधार बीज है इसे उत्पादित करने के का उत्तरदायित्व जो है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन के पास, NSC के पास है। ठीक है। इस बीज का उत्पादन सरकारी फार्म, अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालयों, प्रगतिशील किसान के खेत पर NSC की निगरानी में होता है। तो ये जो सीड है ये जो है ये अनुसंधान केंद्रों या सरकारी फार्म जो खुले हुए हैं उन पर किया जाता है, और कृषि विश्वविद्यालयों में भी किया जाता है, या फिर जो प्रगतिशील किसान हैं, जो अच्छे किसान हैं, जो उगाते हैं सीड, तो वो NSC जो है NSC की टीम होती है उसकी निगरानी में ही ये तैयार होते हैं। तो इस टैग का जो है कलर होता है, ये जो फाउंडेशन सीड होता है इसके टैग का कलर जो है सफ़ेद होता है, और इसके साइज़ की अगर बात की जाए तो 12x7.5 सेंटीमीटर का होता है। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इसकी जो आनुवांशिक शुद्धता है 99.5% होती है। फाउंडेशन सीड की 99.5% होती है। नेक्स्ट सीड जो है आपका वो है पंजीकृत सीड या रजिस्टर्ड सीड। तो इसका उत्पादन आधार बीज से किया जाता है। कहने का मतलब है जो है यह पंजीकृत बीज जो होता है यह फाउंडेशन सीड की प्रोजनी होती है। इस बीज का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है। ये पॉइंट है कि ये जो सीड है आपके यहाँ पर नहीं उत्पादित होता है। इसके सीड के टैग का कलर जो होता है वो होता है बैंगनी, पर्पल कलर का होता है। इसकी आनुवांशिक शुद्धता 99% होती है, और इसके टैग का आकार जो है 15:7.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज। यह आधार बीज की संतति है। इसके टैग का कलर जो होता है वो नीला होता है, और इसका आकार जो है इसके टैग का आकार जो होता है वो 15x7.5 सेंटीमीटर होता है। इसकी आनुवांशिक शुद्धता भी 99% होती है। यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे सीड का जो टैग है वो याद करना है तो आपको केवल और केवल आपका जो है ब्रीडर सीड का जो टैग है वो 12:6 सेंटीमीटर का है। बाकी सारे आपके 15x7.5 सेंटीमीटर हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे कि केवल और केवल ब्रीडर सीड का अलग होता है, बाकी सभी का सेम है। ठीक है। आपका जो भी किसान को बोने वगैरह के लिए जो भी सीड दिया जाता है वो आपका सर्टिफाइड सीड ही होता है। कभी कभी एग्जामिनर वगैरह आपसे पूछते हैं कि किसान को कौन सा सीड प्रोवाइड कराया जाता है खेतों में बोने के लिए, तो वो आपका जो है प्रमाणित बीज होता है। प्रमाणित बीज का प्रमाणीकरण और उसे जारी करने का काम मुख्य रूप से राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं और राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है। ये संस्थाएं केंद्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड के मानकों के तहत कार्य करती हैं। तो ये जो प्रमाणित बीज होता है इसके प्रमाणीकरण और उसे जारी करने का काम जो आपका स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज होती हैं या फिर जो स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया जो आपकी है केंद्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड के मानकों के तहत होनी चाहिए कि हाँ इसमें इतनी प्योरिटी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, इसमें ये सारी शुद्धताएं वगैरह, भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए, जेनेटिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए, वो सारी गाइडलाइंस के थ्रू ही ये आप उत्पादित कर सकते हैं। ये आपके हो गए सीड के प्रकार। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कौन से सीड को कौन सा कलर चाहिए और टैग साइज कितना होगा। देख लीजिए यहाँ पर ब्रीडर सीड का है, गोल्डन येलो कलर का टैग होगा और 12x6 सेंटीमीटर टैग का साइज होगा। फाउंडेशन सीड वाइट कलर का टैग और 15x7.5 सेंटीमीटर। रजिस्टर्ड सीड पर्पल कलर का होगा टैग और 15x7.5 सेंटीमीटर। सर्टिफाइड का ब्लू कलर होगा और 15x7.5 सेंटीमीटर होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सभी जो भी सीड हैं उनके टैग का साइज जो है सेम है, केवल आपका यहाँ पर ब्रीडर सीड का ही चेंज है जो कि 12x6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इस चित्र को आप देख लीजिए और समझ सकते हैं कि
कौन से टैग का साइज कितना होगा और कलर कैसा होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि सोइंग मेथड। सबसे पहली बात करेंगे कि सोइंग क्या होती है। तो सोइंग क्या होती है, किसी भी खेत में हम अपने बीज को जिस भी माध्यम से डालते हैं वही हमारी सोइंग कहलाती है, अर्थात बुआई कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे मेथड्स ऑफ सोइंग। तो मेथड्स ऑफ सोइंग आपके दो प्रकार के हैं यहाँ पर। जैसे पहला है डायरेक्ट सोइंग, ये यहाँ पर आ गया है, आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, ये इधर आ गया है ट्रांसप्लांटिंग। पहला डायरेक्ट सोइंग और दूसरा है ट्रांसप्लांटिंग। तो डायरेक्ट सोइंग क्या होती है कि आप जो भी सीड है उसको डायरेक्ट आप खेत में बिखेर के या फिर सीड ड्रिल वगैरह से डाल देंगे और सोइंग हो जाएगी। लेकिन वहीं पर ट्रांसप्लांटिंग की बात की जाए तो जैसे आप देखते हैं धान वगैरह है, तो इसमें क्या होता है, पहले हमें उसकी नर्सरी तैयार करना होता है, उसके बाद हम खेत में उस नर्सरी के मतलब जो पौध होती है उसे हम फिर बाद में खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो वो आपकी हो गई ट्रांसप्लांटिंग। पहला हो गया डायरेक्ट सोइंग, दूसरा ट्रांसप्लांटिंग। अब डायरेक्ट सोइंग की बात करें तो वो उसे भी कई भागों में बांटा गया है। तो जैसे ब्रॉडकास्टिंग, मतलब कि छिटकौआ विधि से आप ऐसे ही ले जाएंगे, कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना, ऐसे ही आप छिड़क के सीड को सोइंग कर देंगे। दूसरा आपका है लाइन सोइंग। लाइन सोइंग के अंतर्गत आपका आता है जैसे ड्रिलिंग, डिबलिंग, सोइंग बिहाइंड प्लो। मतलब कि ड्रिलिंग मतलब सीड ड्रिल से आप अगर बुआई कर रहे हैं तो आपका ड्रिलिंग हो गया। नेक्स्ट है डिबलिंग। तो डिबलिंग में आप क्या होता है, ये डिबलर के माध्यम से बोया जाता है। इसमें खूंटियाँ बनी होती हैं, उसी के माध्यम से छिद्र किया जाता है और उसमें एक एक सीड को डाला जाता है। अगला है सोइंग बिहाइंड प्लो। तो हल के पीछे भी नाली बनती जाती है और उसमें सीड को हम डालते जाते हैं, वो सोइंग बिहाइंड प्लो हो जाता है। ये आपका मेथड्स ऑफ सोइंग थे। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ सोइंग में जैसे हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करेंगे तो ये प्रसारण को यादृच्छिक बुआई कहा जाता है। मतलब ब्रॉडकास्टिंग जो है इसे हम यादृच्छिक रैंडम सोइंग भी कहते हैं। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बीज को बिखेरना। यह विधि जो है ज़्यादातर छोटे या फिर मध्यम आकार वाले बीजों में अपनाया जाता है। जो भी फसलें हैं जिनके बीज छोटे होते हैं या फिर मध्यम आकार के होते हैं तो उनमें यह विधि अपनाई जाती है। यह भारत में अपनाई जाने वाली सबसे बड़ी बुआई की विधि है। ठीक है, क्योंकि यह सबसे आसान और सस्ती विधि होती है। इसमें न्यूनतम श्रम भी लगता है, बस एक आदमी जाएगा और सोइंग करके आराम से चला आएगा। ठीक है, अगली आपकी है जैसे लाइन सोइंग। लाइन सोइंग क्या होता है कि इसमें आप एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और लाइन टू लाइन सीड को बोएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी लाइन सोइंग। अब इसके जैसे लाइन सोइंग है तो इसके मतलब कि आप लाभ कह सकते हैं तो कई सारे लाभ हैं। जैसे यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, समान जनसंख्या में होगा, बेहतर अंकुरण होगा, इसका भी जो जर्मिनेशन होगा वो बेटर हो जाएगा। ठीक है, और रिड्यूस सीड रेट, सीड रेट में कमी होगी। तो ये आपका लाइन सोइंग हो गई। और ड्रिलिंग की बात करें, आप अगर सीड ड्रिल से बो रहे हैं, सीड ड्रिल जो चाहे वो फर्टिकम सीड ड्रिल हो, केवल सीड ड्रिल हो, उनके माध्यम से अगर आप बुआई कर रहे हैं तो वो आपका वो भी लाइन सोइंग के ही अंतर्गत आएगा। और डिबलिंग जो होता है, डिबलिंग समतल सतह या फिर मेड़ और नाली या बेड और चैनल पर की जाती है। डिबलर में जो होता है, इसमें डिबलर में 27 खूंटियाँ होती हैं। खूंटियों की जो संख्या होती है वो 27 होती है और उसी को हम ले जाके कुछ ऐसे बना होता है। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ होगा, यहाँ पर खूंटियाँ लगी होंगी और इसी को पकड़ के हम ऐसे जाके सीड में वो ज़मीन में धंसा देंगे और छिद्र हो जाएंगे, उन्हीं में हम सीड की सोइंग कर देंगे। ये आपके हो गए मेथड्स, सीड सोइंग के कौन कौन से मेथड्स थे। आगे हम बात करेंगे प्लांट डेंसिटी। तो प्लांट डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्लांट डेंसिटी। मतलब कि पौध घनत्व क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो
हमारा एरिया है उसमें कितने पौधे हैं, यही आपकी प्लांट डेंसिटी कहलाता है। किसी फसल क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित पौधों की संख्या को पौध संख्या या प्लांट डेंसिटी कहते हैं। यह प्रत्येक पौधे को उपलब्ध क्षेत्रफल को दर्शाता है। या पौधे को जो भी क्षेत्रफल उपलब्ध होता है उसी को दर्शाता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्लांट डेंसिटी। नेक्स्ट है क्रॉप जियोमेट्री, फसल ज्यामिति। तो खेत में पौधों की व्यवस्था और वितरण का पैटर्न जो प्रत्येक पौधे के लिए उपलब्ध क्षेत्र निर्धारित करता है, फसल ज्यामिति कहलाता है। यहाँ पर मतलब पौधे को कितना क्षेत्र प्रोवाइड हुआ है या उपलब्ध होता है, वही हमारा जो है क्या कहलाता है, फसल ज्यामिति। ठीक है, यह प्रकाश अवशोषण, जड़ प्रणाली और नमी उपयोग पैटर्न को प्रभावित करके उपज को प्रभावित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण वगैरह में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। यह जड़ प्रणाली या नमी उपयोग जो है उसके लिए होता है। ये जो आपका होता है ये कुछ और नहीं होता है, ये आपका पैटर्न होता है कि आप किस पद्धति से आप वहाँ पर आप जो भी सोइंग कर रहे हैं। ठीक है, कि आपने कौन सी विधि अपनाई है, कैसे आपने सीड को लगाया है, वो सब इसी पे डिपेंड करता है। इसे पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी में फेरबदल या परिवर्तन करते हैं तो उसी के माध्यम से इसका नियंत्रण किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ क्रॉप जियोमेट्री की बात करें तो सबसे पहला है आपका रैंडम जियोमेट्री, जो कि आपको बताया कि ब्रॉडकास्टिंग विधि है सोइंग की, तो वो रैंडम जियोमेट्री में ही आती है। ठीक है, तो यादृच्छिक ज्यामिति जो है ये ब्रॉडकास्टिंग होती है। समान स्थान इसमें नहीं बनाए रखा जाता है। ठीक है, संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा या अपर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है स्क्वायर जियोमेट्री। ठीक है, पौधों को दोनों तरफ समान दूरी पर बोया जाता है। इसमें अधिकांश बहुवर्षीय फसलें वगैरह जैसे मान लीजिए आपके फलों वाले वृक्ष हैं तो इसी माध्यम से हम उनको उगाते हैं। ठीक है, इसमें स्क्वायर में क्या होता है, जैसे ये आपका खेत है तो आप ऐसे मेंटेन करेंगे कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो सेम होगी। ठीक है, और इसमें 4 पौधे मिला के स्क्वायर बनाते हैं। ये आपका हो गया स्क्वायर जियोमेट्री। इसमें क्या होता है कि समान प्रकाश पौधे को उपलब्ध होता है, हवा की गति जो है वो अवरुद्ध नहीं होती है, या फिर यंत्रीकरण वगैरह जैसे हमारा जो भी कार्य क्रियाएँ जो भी करनी है इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशंस वगैरह, तो वो आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो रेक्टेंगुलर मेथड की बात करेंगे। रेक्टेंगुलर जो है सोइंग मेथड है तो उसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें पंक्ति और स्तंभ होते हैं। तो पंक्ति की दूरी पौधे के बीच की दूरी से अधिक होती है। ठीक है, अब इसी तरह आपका अगला जो है वो है सॉलिड रो। सॉलिड रो में क्या होता है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों के बीच उचित दूरी नहीं होती है। यह केवल वार्षिक फसलों के लिए अपनाया जाता है जिसमें टिलरिंग पैटर्न होता है। जिनमें टिलरिंग वगैरह अधिक होती है तो उसमें हम सॉलिड रो का प्रयोग करते हैं। इसमें निश्चित पंक्ति व्यवस्था होती है लेकिन कोई स्तंभ व्यवस्था नहीं होती है। यह विधि जैसे है आपकी तो गेहूं वगैरह में बहुत ही उपयोग की जाती है। इसमें जो है आपका इसमें लाइन से लाइन जो है या वो रो जो है वो तो होती है, लेकिन ये इसमें जो आपका पौधा होता है उसकी डिस्टेंस नहीं मेंटेन की जाती है कि आप पौधे से पौधे की दूरी जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी आपकी वो मायने रखती है। ठीक है, ये आपका हो गया रो सॉलिड। नेक्स्ट है आपका पेयर्ड रो अरेंजमेंट। यह भी एक आयताकार व्यवस्था होती है जो होती है, और इसमें यदि किसी फसल को 60 गुणे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे की आवश्यकता होती है और युग्मित पंक्ति को अपनाया जाता है तो अंतर फसल को समायोजित करने के लिए 60 सेंटीमीटर के बजाय क्या किया जाता है कि 90 सेंटीमीटर की दूरी में परिवर्तित कर दिया जाता है। और यह जो है बेस पॉपुलेशन जो होती है फसल की उसको स्थिर रखता है। ठीक है,
नेक्स्ट है इसमें स्किप रो। तो रोपण की एक पंक्ति को छोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम जैसे इस लाइन टू लाइन ये सोइंग करते हैं तो यहाँ पर जैसे हम इस लाइन को हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, इसे हम हटा देंगे। ठीक है, 3 लाइनें हैं तो हम एक उसमें 2 ही लाइनों की सोइंग करेंगे, एक को स्किप कर देंगे। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्किप रो विधि कहते हैं या स्किप रो मेथड कहते हैं, जो भी कह सकते हो। ठीक है, या जो है वहाँ पर अपनाई जाती है जैसे आपका वर्षा आधारित क्षेत्र हो गए या शुष्क भूमि कृषि हो गए, मतलब कि रेन फेड एरियाज या ड्राई लैंड एरियाज जो हैं वहाँ पर ये अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रायंगुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग। ठीक है, त्रिकोणीय रोपण विधि। यह जो है ये हमारी जो है नारियल या आम आदि जैसे अधिक दूरी वाली फसलों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या जो है वो अधिक होती है। इसमें हम ऐसे पौधों को लगाएंगे कि हमें ऐसा लगेगा कि 3 पौधे मिलके एक ट्रायंगुलर बनाते हैं। ठीक है, त्रिकोण बनाते हैं। ठीक है, एक पौधा यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ होगा और तीसरा यहाँ होगा। इसी विधि से हम लगाते हुए चले जाएंगे, तो इसमें पौधों की संख्या जो है बहुत ही अधिक होती है। तो इसी के साथ ये आपकी क्लास समाप्त होती है। आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए क्लास को, क्योंकि इसी से प्रोत्साहन मिलता है अगली क्लास लाने के लिए। ठीक है, और कमेंट भी किया कीजिए आप लोग। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।